Hello students, I am Adesh Sethi and let's start with a new topic that is age of industrialization. Now what is age of industrialization, what is industrialization, ये सारी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला समय कि कैसे भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बारे में. तो सबसे पहले जैसे तुम तुम्हारी बुक ओपन करते हो तुमको एक ये वाला फोटो दिखता है, ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी वाला. ये एक पॉपुलर म्यूजिक बुक थी जो 1900 में पब्लिश हुई थी. ईटी पॉल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने पब्लिश करी थी. अब जरा इस पेंटिंग में देखो तुमको क्या दिख रहा है. अगर हम इस पेंटिंग में देखें तो सर ये कोई एक हुस्न की परी, आई मीन कोई सी तो भी परी दिख रही है. ये परी क्या कर रही है? परी के हाथ में कुछ एक सेंचुरी वाला कुछ ऐसा दिख रहा है. ये नीचे किसी एक व्हील के ऊपर खड़ी है. व्हील के ऊपर दो ये दिख रहे हैं विंग्स. और क्या क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर पीछे बहुत सारी मशीन्स वगैरह दिख रही है. ऐसा कुछ कुछ दिखाना चाह रहे हैं. तो सर क्या दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा देखो, अब ये जो परी है, ये परी क्या बता रही है? ये परी बता रही है कि भाई जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर एक चेंज आ रहा है. चेंज क्या आ रहा है? और वो चेंज जो है मतलब जो सेंचुरी है, आने वाली सेंचुरी, उसमें कुछ चेंज आ रहा है. और वो जो चेंज है वो ये सारी पीछे जितनी इंडस्ट्रीज दिख रही, जो मशीन्स दिख रही है, उन मशीन्स के कारण आ रहा है. और ये जिसके ऊपर व्हील के ऊपर खड़ी है और ये फेदर दिख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है भाई टाइम के बारे में बता रही कि नहीं यार, टाइम जो है उतनी जल्दी पास हो रहा है और आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं जो हमको पीछे इन्होंने दिखाई है ये बहुत काम आने वाली. ठीक है, मतलब जो सेंचुरी में चेंज आने वाला है, जो ग्रोथ दिखने वाली, जो प्रॉस्पेरिटी हमको आने वाली है, वो इन सारी चीज़ों के कारण आने वाली है. ठीक है. अच्छा सर, जो ये सारी हमको चीज़ें देखो, उन्होंने क्या क्या चीज़ दिखाई पीछे, उन्होंने बताया कि ये जैसे प्रोग्रेस के साइन है, रेलवेज हैं, कैमराज हैं, मशीन्स है, प्रिंटिंग प्रेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखे. मतलब ये क्या शो करे कि प्रोग्रेस होने वाली है सेंचुरी के अंदर. ठीक है सर. और दूसरी चीज़ क्या है? अब ये दूसरा फोटो भी तुमको देखने को मिलेगा, उस पर 2 मैजिशियंस लिखा है. अब इसमें 2 मैजिशियंस कौन है? ज़रा देखो, इसके अंदर 2 ऊपर और नीचे 2 पार्ट दिखे. एक तो ये अलादीन का चिराग लेकर बैठा है, ठीक है, और एक ये व्यक्ति है जो आगे चीज़ देख रहा है. ठीक है. अब इसके पास कोई चिराग विराग कुछ भी नहीं है. ये देखो यहाँ पर इन्होंने सी वेज के थ्रू जहाज वहाज दिखाया, ये ब्रिज बनाते हुए दिखाए, बिल्डिंग्स बनाते हुए दिखे. तो ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा देखो, 2 पार्ट्स इन्होंने हम लोग को दिखाया. अगर 2 पार्ट्स देखें किसी हम लोग, तो 2 पार्ट्स में हमारे पास पहला पार्ट आया ये वाला. एक मिनट, पहला पार्ट आया ये वाला जहां पर ये अलादीन लेकर बैठा है, और दूसरा पार्ट ये आया जहां पर ये एक व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ों को दिख रहा है. अब ये जो पार्ट है, ये जो ओरिएंटल लिखा है, देखो ओरिएंटल, यहाँ पर ओरिएंट कंट्रीज है, देखो पीछे भी महल बना हुआ है, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है. अब समझना, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, वो ये सिर्फ किसके थ्रू हो रही है? अलादीन. भाई उसको घिसो चिराग में से, अलादीन वो निकलेगा जीनी, और वो जीनी को बोलेंगे भाई महल बना दो, महल बना देगा. तो जितना भी डेवलपमेंट दिखेगा, जो भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो हमको कैसे मिलेगी? ये एक मैजिक है, ये सिर्फ हम लोग जीनी के थ्रू काम करवा पाएंगे. ठीक है. तो ये एक स्टोरी बेस्ड, ये सिंपल सी चीज समझो. और जो दूसरा पार्ट, और ये कहां पर होता है? ये जनरली इन्होंने बताया ओरिएंटल कंट्रीज होती है, जो ओरिएंट वर्ल्ड, 2 प्रकार का वर्ल्ड बताया कि एक बताया वो जो ओरिएंटल वर्ल्ड है, ठीक है, जो दूसरी साइड हमारी. और किसकी दूसरी साइड? सर यहां पर अभी बात चल रही है यूरोप की. ठीक है. तो यूरोप के जो ईस्ट में रहती, ठीक है, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मेडिटेरियन सी के पास ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां को ये लोग कौन से बोलते हैं? ये ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं. ठीक है. और यहां पर ये जो बोल रहे हैं इस पार्ट के अंदर, जो डेवलप्ड वर्ल्ड होगा, ये बोल रहे हैं कि ये डेवलपमेंट किसके थ्रू आएगा? ये अचीवेबल है, ये सिर्फ कोई मैजिक नहीं है. ये हम क्या कर सकते हैं? ये जो ब्रिज बनाना है, ये टावर बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, ये सारी चीजें अचीवेबल है किसके थ्रू? मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू. ये ऐसा नहीं बोल रहे कि ये मैजिक है, जीनी के थ्रू काम होगा. ये जो मॉडर्न जो हम लोग का एरा देखने को मिलेगा, वो काय के थ्रू मिलेगा? हमको मॉडर्न टूल्स के मदद से मिलेगा, ना कि कोई मैजिक के मदद से मिलेगा. ठीक है सर. अब एक चीज़ और देख लेना कि पूछ सकते तुमसे कि सर ये ओरिएंट कंट्रीज कौन सी आती है? जो ओरिएंटल वर्ल्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो अभी मैंने तुमको बताया जैसे मेडिटेरियन सी के ईस्ट के अंदर जनरली जो एशिया वाला हमारा जो रीजन आता है, उसको उन्होंने बताया कि ये ओरिएंट वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ हमको देखने को मिलने वाली है. ठीक है सर. तो इंट्रोडक्शन समझ में आया. ये जो 2 पेज है क्यों पढ़ा? क्योंकि सर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने, मैंने तुमको पहले ही ये 2 पिक्चर्स निकाल के रखे और ये दोनों पिक्चर समझा दी कि इन पिक्चर्स में क्या होता है. अब यहाँ से हम जरा चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर में क्या बोला होगा. अब देखो यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है. अभी जैसे हम लोगों ने 2 पिक्चर्स के थ्रू भी समझा. पार्ट ये है
कि सर जब इंडस्ट्रीज आई तभी डेवलपमेंट हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर जब इंडस्ट्रीज आई तभी डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा सर जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब क्या होता था, क्या तब डेवलपमेंट नहीं था? ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अगर डेवलपमेंट नहीं था तो वहां पर क्या चीजें होती थी? कुछ चीज तो होती होगी ना। ठीक है, तो हम लोगों ने दो, अगर मैं पूरा चैप्टर को, ये टॉपिक समझने के लिए हम डिवाइड करें तो हम लोगों ने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर। एक वो जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और दूसरा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखने को क्या मिला है। तो जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज है, इस फेज को बोला गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या नाम दिया इसको? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो हम लोग अभी भी देख ही रहे 21st सेंचुरीज में सारी चीजें क्या हो रही है। अच्छा सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कब? सबसे पहला पार्ट की सर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया, तो जनरली ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज था वो देखने को मिला 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, मिड ऑफ 18th सेंचुरी अपन बोलो तो 18th सेंचुरी के आसपास क्या देखने को मिला? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगिनिंग देखने को मिली। ठीक है सर, तो 18th सेंचुरी के पहले, अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला। तो 18th सेंचुरी के पहले क्या सर इंडस्ट्रीज नहीं थी तो प्रोडक्शन नहीं होता था क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, प्रोडक्शन तो होता ही होगा। अच्छा, अगर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सारी चीज़ों को हटा देते हैं, सारे प्रोडक्शंस को हटा देते हैं। अभी अगर हम सिंपल, सबसे पहली, जब तुम अगर कभी पढ़ोगे भी समझोगे भी तो तुमको पता चलेगा यार सर दुनिया में अगर सबसे पहले इंडस्ट्री जो आई थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एग्जांपल लेकर चलते सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले आई थी। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी तो सर ये तो आप लोग बोल रहे हो कि 18th सेंचुरी के अंदर आई थी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली आई 18th सेंचुरी में। अब अपन देख रहे हैं कि सर 18th सेंचुरी के पहले क्या क्या चीज़ें थी। अब मान लो मैं 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी ले लेता हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट, और बहुत पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? टेक्सटाइल नहीं थे, मतलब कपड़े नहीं थे क्या? थे ना, ऑब्वियसली बात है, कुछ तो पहनते होंगे, पत्ते लपेट के तो नहीं घूमते होंगे। तो यहां पर बात करा सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले तो प्रोडक्शन होता था, आपके पास क्लोथ्स थे, पहना जाता था। तो ये वाले फेज में कैसे प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर कैसे रिक्वायरमेंट को पूरी किया जाता था, फुलफिल किया जाता था। अच्छा, यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड होती थी, तो सर कैसे होती थी? अब जरा वो सारी चीजें हम लोग इस जो हमारा सेकेंड फेज है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसमें देखते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। चलो आगे बढ़ा हम लोगों ने। देखो ये वाला जो एक फोटोग्राफ है हम लोग के पास, इससे तुमको समझ में आ रहा होगा। ये सर देखिए, दिख रही है स्पिनिंग व्हील्स जो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग चरखा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, हथकरघा भी बोला जाता है इसको। तो इस पर्टिकुलर इस तरीके से क्या किया जाता था, कपड़ा मतलब जो धागा है वो पूरा, यहाँ पर देखो उन्होंने जो भी वुल होता है या जो भी कॉटन है वो कॉटन को लेते थे, उससे पूरा धागा बनाते थे और फिर धीरे 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 से हाथ के थ्रू क्या करते थे ये लोग, कपड़े बनाते थे। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर सर फैक्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज ही नहीं थी ना प्रोडक्शन के लिए। अब अगर फैक्ट्रीज नहीं थी तो सर प्रोडक्शन कहाँ होता था? अब अगर फैक्ट्रीज नहीं है तो प्रोडक्शन सिंपली मान के चलना उनके खुद के घर के अंदर होता था, हाउस फार्म्स, ऐसा समझ लो कि अपने घर में ही इंडिविजुअल बेसिक प्रोडक्शन होता था। चलो जरा, जैसे भैया व्यक्ति है, उनका घर है, उनके घर के अंदर ही उन्होंने, अब जब मेरे पास समझना यहाँ पर मशीन्स नहीं आई है ना, अभी मेरे पास मशीन्स नहीं आई है, तो ये लोग क्या करते थे, ये हाथ के थ्रू ही प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, ये देखो जो फोटोग्राफ तुमको देखने को मिल रहा होगा, ये व्यक्ति के इनके पास कोई मशीन नहीं, सिर्फ इनके टूल्स हैं और उस टूल्स के थ्रू ही क्या कर रहे हैं ये लोग, उसको शेप दे रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी, जैसे मान लो एक कारपेंटर दिख रहा है मुझको कहीं से कहीं, तो ये कारपेंटर को अगर कोई सा भी फर्नीचर बनाना है, कोई टूल बना, जो अगर कोई डिज़ाइन करना, मान लो ये उसको बेंच बनाना है या चेयर बनाना है, तो वो क्या करेगा, अपने इन टूल्स के थ्रू ही इसको कट करेगा और इसको शेप देगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जरा। देखो अभी हमारा टॉपिक आया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझते हैं सर। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एक बेसिक चीज़ तुमको पता चल गई कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। देखो ये क्या समझ में आ रहा है, ये गांव वाले ही रीजन दिख रहा है और यहाँ पर ये जो आंटी जी दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं भाई, इनके पास कोई मशीन है क्या? नहीं है, ये इसी के थ्रू, हाथ के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, ये अपने पास काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन करते हैं। अब जरा समझना कि ये जो आंटी जी हैं ये काम क्यों कर रहे हैं, हाथ के थ्रू क्यों काम कर रहे हैं, इसी क्या जरूरत पड़ी हुई, खेती करो ना यार, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, ये ऐसे ही फोकट में काम नहीं कर रहे। क्या होता था कि अभी तुमको पता है कि दो रीजन्स में हम लोग बांट लेते हैं एक पूरे कंट्री को। सर कंट्री के अंदर दो रीजन होता है, एक रूरल एरिया बोल देता हूँ मैं और दूसरा सिंपल अर्बन एरिया। ठीक है, या फिर इस अर्बन एरिया को हम लोग टाउन्स बोल देते हैं
और रूरल एरियाज को हम लोग कंट्री साइड बोल लेते हैं, ठीक है, विलेजेस पार्ट। अब जो टाउन्स हैं जनरली क्या होता है, यहाँ पर मर्चेंट्स देखने को मिलते हैं। ये मर्चेंट्स आते हैं, मर्चेंट्स यहाँ से कपड़े वपड़े लेते हैं, जो भी इनको सामान लेना है। तो ये मर्चेंट्स यहाँ से टाउन में रहते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं, यहीं पर लोगों को बेचते हैं, और यहीं टाउन्स के थ्रू क्या करते हैं, वो बाहर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में माल बेचते हैं, ठीक है सर। तो अब ये सारा प्रोडक्शन ये टाउन वाले करते हैं क्या? नहीं करते। टाउन वाले क्या करते हैं, ये सीधे जाते हैं गांव के अंदर। अब सर टाउन वाले टाउन में क्यों नहीं करते, गांव में क्यों जाते हैं? तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जनरली क्या होता है, टाउन में मोनोपोली हो जाती है। अब सर काई की मोनोपोली हो जाती है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो बिग मर्चेंट्स होते हैं ना, या जो लीडर्स होते हैं, या मान लो जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, जनरली तो रूलर्स वाला ही सिस्टम होता था। तो जो राजा महाराजा होते थे ना, ये क्या करते थे, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करते थे, मोनोपोली देते थे कि अच्छा वुल है तो ये वुल का काम ये करेगा, कॉटन है कॉटन का काम ये करेगा। तो उसके कारण क्या होता था कि अपॉर्चुनिटीज होती वो टाउन के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में थे, ठीक है, ग्रुप्स बन गए थे। तो अब ये लोग क्या करते थे, जो दूसरे मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, धीरे धीरे गाँव चले जाते थे, ठीक है सर। अब गाँव के अंदर गए, अब गाँव में जाते थे तो वहां पर लोग तो ऐसे उधार तो बैठे नहीं होंगे, आओ आप हमको काम करते हैं, हम आपका नहीं होता था। तो गाँव में क्या होता था, गाँव में तो भाई अपनी अपनी खेती होती थी। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी कि जब खेती होती थी तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्या देखने को मिल रहे थे, हमको ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे थे, लैंड श्रिंक होने लगी थी, ठीक है। तो जब लैंड श्रिंक है ना, जो प्रोडक्टिव लैंड होने लगी थी, उस पर प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लग गया था, दूसरे डेवलपमेंट होने लग गए थे। तो अब इनके पास क्या हुआ, जो फार्मर्स थी इनकी इनकम कम होने लगी। अब इनकी इनकम कम होने लगी तो इन्होंने सोचा यार हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो, ताकि हम जो है इनकम हमारी श्रिंक हुई है, जो इनकम हमारी कम हुई है उसको कवर कर सकें। तो इनके पास कौन आते हैं, देवता बन के ये मर्चेंट्स आते हैं। ये मर्चेंट्स बोलते हैं ठीक है काम करो, हम तुमको क्या देंगे, तुमको पैसे, वो भी एडवांस, ठीक है, पैसे दे रहे हैं, ये भी काय में दे रहे हैं, एडवांस में। तो एडवांस में एक तो पैसे दिए और बोला कि तुमको क्या करना है, मान लो जैसे ये तुमको सिर्फ ये एक इतना पूरा एक जो बंडल है इसको ऐसा करके ऐसा करना है और उसका पूरा प्रॉपर से धागा बना के देना है, ठीक है। तो अब इन लोगों का भी काम है, हाथ से बैठ के दिन भर ये लोग काम करते थे, और जो भी इनके पास काम आता था तो उसका ऑलरेडी इनको एडवांस में पैसा मिल गया होता था। किसके द्वारा, किसके थ्रू, मतलब किसके साइड से, मर्चेंट के साइड से। तो मर्चेंट क्या करता था, एक इनसे ये करवाया और फिर ये ऐसा कैसा ले जाके किसी दूसरे व्यक्ति को देता होगा, उस दूसरे व्यक्ति को इसके आगे की प्रोसेस बोलता होगा, फिर वही उसको भी ऐसे एडवांस पैसे, फिर वहां से वो किसी तीसरे को देता होगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो लेकर कहाँ जाता था, टाउन में जाता था, या फिर जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है वहां पर बेच देता था। तो ये तरीका होता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, ठीक है। मतलब इस पूरी चैनल से तुमको एक चेन से एक चीज समझ में आ रही होगी कि सारा जो काम है वो एक प्लेस पे नहीं हो रहा है, धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर काम शिफ्ट होता जा रहा है। एक व्यक्ति ने ये काम करा, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करेगा, तीसरा व्यक्ति फिर तीसरा काम करेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और वो जाके फिर एक्सपोर्ट होगा। और इसी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया क्यों वर्कर्स मूव, जो मर्चेंट्स थे वो क्यों मूव हुए टाउन या टाउन से कंट्री साइड, तो तुम्हारे पास वो आंसर है। दूसरे नंबर से क्यों वर्कर्स रेडी थे, भाई जो मर्चेंट्स ने उनको पैसे काम करने के लिए बोला तो क्यों रेडी हो गए, तो उसका भी तुम्हारे पास आंसर मिल गया। तो ये दो चीजें याद रखना जो जनरली पूछी जाती है, जो हमको पता होना चाहिए। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्या बताया इन्होंने। अब देखो जो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है, सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स एंड द आर्टिशियंस, परसुएडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल। और अच्छा देखो एक चीज और समझना, जैसे मैंने तुमको बताया एक्सपोर्ट होने लग गया था। एक्सपोर्ट मतलब आप जो टाउन्स के अंदर जो मर्चेंट्स आए थे वो टाउन्स के अंदर तो प्रोड्यूस कर ही, टाउन्स के लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे, ठीक है। और टाउन्स के बाद अब वो क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी कर रहे थे। तो क्योंकि अब उनको वर्ल्ड ट्रेड करनी थी, अब उनको बाहर भी बेचना था, बाहर बेचेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अब उनको जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो रही थी गुड्स की, तो उसके लिए क्या कर रहे थे ये लोग, टाउन से सीधे कंट्री साइड जा रहे थे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमको ये भी मिल गया। और टाउन्स के अंदर ऑलरेडी क्या बन गए थे, ग्रुप्स बन गए थे, जिसके कारण वो नहीं प्रोड्यूस करवा पाते। देखो जैसे यहाँ पर सब हाथ से प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी काम किया जा रहा है वो सब कैसे किया जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है, मतलब मैनुअल काम किया जा रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर भी देखो, अगर तुमको ये प्रोसेस देखने को, इस फोटोग्राफ्स को समझना है तो इस फोटो में देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस व्यक्ति ने काम किया, फिर ये आगे वाले को ट्रांसफर करा, फिर इसने आगे वाले को, फिर इसने आगे वाले को, और फिर फाइनल फिनिशिंग ये करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये रेडी होकर फिर सप्लाई निकल जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर चीज समझना कि हर एक व्यक्ति के पास अपना काम अलॉटेड है और वो अपना काम करके क्या कर रही है, दूसरे स्टेप पे फॉरवर्ड किया जा रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं।
Now, with the expansion of the world trade and the acquisition of colonies in the different parts of the world, the demand for the goods began growing. क्यों ग्रो हुई? इसका रीजन तुमको समझ में आ गया कि सर अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड भी ग्रो हो रही थी, कॉलोनीज भी बन रही थी, तो उन्होंने कब क्या किया था, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लग गई थी। तो और वो गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, ये अपनी जो होम कंट्री वहां पर प्रोडक्ट बनाते थे और उसको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, या जो अपनी कॉलोनीज है वहीं पर एक्सपोर्ट कर देते थे। बट अब क्यों, जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, पर सप्लाई क्यों नहीं बढ़ पाती थी? क्योंकि उसका रीजन अपन ने एक समझा कि टाउन्स के अंदर क्या हो जाते थे, मोनोपोली हो जाती थी। जो लीडर होता था या जो किंग होता था वो क्या कर देता था, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता कि इस चीज का पर्टिकुलर प्रोडक्शन यही होगा या यही करेंगे। देखो, but merchants could not expand the production with the towns. क्यों within the towns? This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. यहाँ पर आगे trade guilds powerful थी, जो unions बन गए थे, जो groups बन गए थे, ये powerful थी। और ये these were association of producers, किसकी प्रोड्यूस एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, दैट ट्रेन्ड द क्राफ्ट्स पीपल। और वो क्या करते थे, क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेन करते थे, उनको मेंटेन करके रखते थे, और पूरा जो कंट्रोल रखते थे वो प्रोडक्शन पे वो खुद रखते थे, और उसका पूरा बेनिफिट वही लोग एंजॉय करते थे और उसको वर्ल्ड ट्रेड के अंदर बेचते थे। बट इसके कारण सिर्फ जो लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हैं वही लोग बेनिफिटेड होते थे। तो दूसरे लोग क्या करते थे, सीधे काम चले जाते थे, वो लोग टाउन से इधर कंट्री साइड चले जाते थे। ठीक है, रूलर्स, इवन रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स टू मोनोपोली राइट टू दी प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जो मोनो, जैसे मान लो क्वीन विक्टोरिया है, तो क्वीन विक्टोरिया ने क्या करा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मोनोपोली एक ट्रेड ग्रुप को दे दी कि भाई आप इसकी ट्रेड आप ही कर सकते हो, टाउन के अंदर आप यही बेच सकते हो। तो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तो रास्ता ब्लॉक हो गया ना, दूसरे लोग तो उसमें जा ही नहीं सकते। अब अगर उन दूसरे लोगों को कमाना है तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो वही पार्ट हुआ कि फिर वो टाउन से कंट्री साइड चले गए। It was therefore difficult for new merchants to set up business in the town, so they turned to countryside. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इन द कंट्री साइड, अब देखो कंट्री साइड में वो गए तो वहां पर भी उनका वेलकम कैसे हुआ समझना। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशियन बिगन वर्किंग विद द मर्चेंट्स। किन लोगों ने, जो पुअर आर्टिशियंस थे और जो पुअर पीजेंट्स थे, उन लोगों ने मर्चेंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर वहां पर पहले ये लोग बेचारे क्या करते थे, सर ये लोग ऐसी स्ट्रॉ वगैरह उठाते थे और उससे अपना काम काज चलाते थे। इवन वहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो भी श्रिंक होने लगा था, वहां पर भी दूसरी चीजें आने लगी थी, तो इनकी डिमांड जो थी वो मार्केट में कम होने लगी थी। ये ऐसा समझ लो कि इनकी जो इनकम थी वो श्रिंक होने लगी थी, और उस श्रिंक्ड इनकम को वापस कवर करने के लिए इन्होंने क्या करा, मर्चेंट्स की मदद ली और अपनी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करा। नाउ cottagers and poor peasant who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, they यहाँ पर दे आएगा नहीं, hay and straw, sorry वो दे hay and straw had to now look for alternative source of income। ये चीज हम लोग ने समझा कि भाई अब उनको क्या करना था, उन लोगों को दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर मूव करना था। क्यों? क्योंकि अब जो इनके ऊपर इस चीज से जो फायरवुड के लिए इस पर डिपेंडेंट थे, अब वो चीज श्रिंक हो रही थी, तो भाई इनको काम नहीं मिल रहा था। तो ये लोग किसके पास गए, और इनको एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली गई। एक व्यक्ति आया जो बोला कि चलो ठीक है, मान लो से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, अपन लोग बिजनेस लेकर चलते हैं। भाई तुम्हारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से तुम यूजुअली 10,000 रुपये मान लो पर डे का कमाते थे, है ना, एग्जाम्पल, बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 10,000 रुपये दिन का कमाते थे, इससे तुम्हारा बेहतरीन काम का चलता था। लेकिन मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ी और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण अब जो तुम्हारी जो इनकम 10,000 रुपये डे थी ये श्रिंक होकर ये हो गई 6,000 रुपये पर डे। अब 6,000 रुपये पर डे की तुम्हारी इनकम हुई तो तुम्हारे खर्चे भी हैं, अब तुमको तुम्हारे खर्चे भी मीटअप करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी निकालना है, तो कैसे करोगे, अब तुम्हारे लिए एक बर्डन होगा। अब ऐसे में ही कोई एक दूसरा व्यक्ति आता है, बोले कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुमको क्या करूंगा, ये जो तुम्हारी डिफरेंस आ रहा है 4,000 5,000 की जो तुम्हारी इनकम की डेफिशिएंसी हो रही है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं भी तुमको 6,000 रुपये पर डे दूंगा। तो अब तुम्हारा फायदा क्या हुआ, तुम क्या सोचोगे, भाई जो
एक तो मेरी ये इनकम, ये जो मेरी रेगुलर इनकम मेरे पास आ रही है वो तो आएगी आएगी, प्लस एक ऑल्टरनेटिव इनकम भी मैंने क्रिएट कर ली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इस ऑल्टरनेटिव इनकम से क्या करूंगा, अपनी लाइफ को सस्टेन कर लूंगा, और जो मेरी पहले डेफिशिएंसी हुई थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, इसके थ्रू मैं कमाने लग जाऊंगा। और ये मेरे को देवता बन के एक आ ही रहा है व्यक्ति की, चलो भैया। और ये तुम्हारे 6,000 रुपये बंदा क्या कर रहा है, तुमको एडवांस में पे कर रहा है, यानी तुमको उसने पे कर दिया, सामान भी वो ला के दे रहा है, तुमको सिर्फ क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और व्यक्ति बोलेगा कि भाई तेरे को कहीं देने भी नहीं आना है, मैं ही तेरे पास आऊंगा, मैं ही तेरे पास से सामान लेकर जाऊंगा और अगली बार का फिर तेरे को एडवांस दे जाऊंगा। तो भाई इन लोगों ने तो बोला यार एक नंबर यार, ये मर्चेंट्स हमारे लिए देवता बन गए हैं। तो इसी तरीके से ये लोगों ने मर्चेंट्स को वेलकम भी करा। ठीक है सर, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants and household eagerly agreed. ठीक है, पार्ट समझ में आया, आगे समझते हैं। By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. पार्ट समझ में आई। वो जो 6,000 और 6,002 केस समझ रहा था कि ये जो 6,000 जो इनकी स्मॉल प्लॉट्स पे जो कल्टीवेशन चल रहा था, ये वो तो इंडिविजुअली कल्टीवेट करेंगे ही करेंगे, प्लस ये 6,000 से एक ऑल्टरनेटिव इनकम भी क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिएट कर रहे हैं। और इनको इसके लिए कहाँ पर कहीं जाना था क्या, अभी मैंने बोला कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर पे आएंगे, तुमको सामान भी देकर जाएंगे और तुमसे सामान लेकर भी जाएंगे। तो भाई ये लोग अपने गांव में मतलब कंट्री साइड रह भी सकेंगे, अपना जो ऑलरेडी काम इनका चल रहा था वो भी कंटिन्यू करेंगे और एक अल्टरनेटिव इनकम भी क्रिएट कर लेंगे। तो भाई उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट करे ऑफर्स। Income of proto-industrialized industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. जो cultivation से income shrink हुई थी उससे इनको benefit मिला। It also allowed them a fuller use of their family labor. अच्छा देखो, अब जो फैमिली में सरप्लस लोग थे, मान अब भाई मेरे पास समझना ये पर्टिकुलर इतना बड़ा एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में मेरे घर में 5 लेबर्स मतलब 5 लोग हैं, तो मैं समझ लूँ 5 लेबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर पे काम करते हैं और पूरा हम लोग 5-6 लोग इसमें इंडल्ज रहते हैं और पैसे कमाते हैं। पार्ट क्या हुई, अब ये जो 5 पार्ट जो मेरी इतनी मान लो इतनी बड़ी इनकम ये थी, यहाँ पर सब हर किसी के पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट था, लेकिन अब मेरे पास जो इतना पोर्शन था ये कट गया। ठीक है, अब मेरे पास स्मॉल प्लॉट ही बचा, तो 5 में से अब काम करने वाली जगह कितनी, 2 लोगों की, तो 3 लोग तो फोकट ही बचे। और इन 3 लोग को अब मैंने क्या करा, जैसे ही मेरे पास दूसरे लोग आए टाउन से, मर्चेंट्स आए, उन्होंने बोला हम तुमको काम देते हैं, तो ये जो 3 लोग थे अब ये भी वापस क्या हो गए, वापस एम्प्लॉयड हो गए कि ठीक है भाई इस पर्टिकुलर लैंड पे ये लोग 2 काम करेंगे और हम दूसरे जो 3 लोग जो बचे हुए वो दूसरा काम करेंगे और फैमिली की इनकम भी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से लेबर का भी फुलर यूटिलाइजेशन इनको देखने को मिला। ठीक है सर, within this system a close relationship developed between the town and the countryside. तो इससे क्या समझ में आया कि जब अब तुम प्रोसेस समझ चुके होंगे कि ये मान लो टाउन है और ये दूसरा कंट्री साइड है, तो अब जो टाउन वाले व्यक्ति है जो मर्चेंट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, ये सर कंट्री साइड पे डिपेंड हो गए। ये व्यक्ति आते थे इनके पास, इनको पैसे देते थे और इनको रॉ मटेरियल देते थे और इनसे सामान लेकर जाते थे। तो इन दोनों के बीच में देखो प्रॉपर इनकी भी इनकम जल रही है, इनके पास सामान आता है, ये फिर उसको बेचते, फिर पैसा लेते, फिर इनके पास आते, तो एक इनके बीच में सर्कुलर फ्लो चलता रहता था, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, ये काम होता था, तो दोनों एक बैलेंस चल रहा था पूरी सोसाइटी के अंदर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया नहीं है। मर्चेंट वर बेस्ड इन द टाउन्स बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। मतलब जो मर्चेंट थे वो रहते कहाँ पर थे, टाउन्स में ही रहते थे, और काम कहाँ पर होता था, मोस्टली कंट्री साइड में। तो कंट्री साइड वालों की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और जो टाउन में लोग हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। चलो सर बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मर्चेंट क्लॉथर इन द इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम अ वुल स्टेप। अच्छा, अब ये देखो प्रोसेस क्या हुई यहाँ पर, ये इससे अच्छे से प्रोसेस समझ में आएगी तुमको। क्या है सर, क्या दिखा रहा है, अब देखो ये व्यक्ति में जो तुमको बता रहे थे ना कि स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है, पहला वो उसने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरा, क्योंकि सारा काम अभी एक जगह पे नहीं है भाई। जैसे मेरे पास ये शर्ट है, तो ये शर्ट अभी क्या होता है, अभी डायरेक्टली जो कॉटन है वो फार्म से निकलता है, वो कॉटन सीधा मशीन में चलता है और वो डायरेक्ट बाहर बन के मेरे पास शर्ट बन के ही बाहर आ रहा है।
ठीक है, कोई मेरे को बीच में कोई चीज़ नहीं करना है, एक ही प्लेस से जैसे ही शर्ट बन के बाहर आया, दूसरी मशीन में हाथों हाथ लग जाता है, वहीं पर उसकी डाइंग हो जाती है, तीसरी मशीन में हाथों हाथ लगता है, डाइंग होने के बाद वो सूख साख के बिल्कुल प्रेस होके पैकिंग वैकिंग करके बाहर आ जाता है। यानी सारा काम जितना भी फ्रॉम कॉटन टू कॉटन शर्ट, ये सारी चीज़ कहाँ पर हो रही है, एक ही फैक्ट्री में अंडर वन रूफ हो रही है। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में ऐसा नहीं होता था। कैसे होता था, अब जरा समझो। ये व्यक्ति देखो, यहाँ पर एक मर्चेंट ने क्या करा, यहाँ पर वही पूरा एग्जांपल बताया, उसने वुल किससे खरीदा, एक वुल शेपर्ड से। मतलब उसने क्या करा, जो व्यक्ति वुल निकाल रहा है या कॉटन समझ लो, उससे क्या खरीदता है, ये सामान खरीदता है, कॉटन खरीदता है, फिर इसको क्या करता है, ये आगे देता है। ये वीवर, ये जो व्यक्ति है, ये क्या करता है, अब स्पिनर में लगा के इसको क्या करता है, धागे में कन्वर्ट करता है। जैसे ये धागा में कन्वर्ट हुआ, अब ये किसके पास आता है, वीविंग के लिए आ जाता है। वीविंग पे मतलब अब इसकी इस तरीके से, देखो ये भी हाथ से काम चल रहा है, यहाँ पर कोई मशीन यूज नहीं, ये हाथ से ऐसे करते करते क्या करते थे, वीविंग करते थे। ये तो चलो यहाँ पर तुमको थोड़ा बहुत मॉडर्न टूल देखने को मिल भी रहा है, लेकिन इसके एवज में क्या होता था, हैंड स्पिनर्स भी होते थे। ठीक है, हैंड स्पिनर्स मतलब वो हाथ से, जैसे तुम लोगों ने देखा हो ना, ग्रैनीज मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पहले क्या करते थे, वुलन क्लॉथ्स बनाते, तो वैसे दो से यूं करते रहते हैं और वुल से पूरा स्वेटर डिजाइन कर देते थे। तो वही पर्टिकुलर हाथ से क्या हो रहा था वहां पर, अब पूरी ड्रेस तैयार होती थी। फिर वो तैयार हुई, अब उसको क्या कर देते थे, प्रॉपर ऐसा धोने का काम करते थे, अच्छे से उसकी डस्ट निकालते, डस्टिंग करी, धो दिया, प्रॉपर क्लियर हो गया, सुखा दिया। अब सुखाने के बाद क्या कर देते थे, उसको डाइंग कर देते थे, कलर कर देते थे। और ये सब प्रोसेस देखो तुमको अलग अलग जगह पर चल रही है। ये काम एक व्यक्ति ने करा, फिर ये दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवे के पास, छठे के पास। अब यहाँ पर डाई होने के बाद तुम्हारा रग बना, और फिर ये सातवें में पैकेजिंग होकर क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसी चलती थी और ये एक रूफ के अंडर नहीं होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण ये 7 प्रोसेस कट के सिर्फ डायरेक्ट एक रूफ के अंदर होने लगे। ठीक है, चलते हैं आगे। और फिनिशिंग कहाँ होती थी, देखो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के पहले लंदन में क्या हो जाती थी, उसकी फिनिशिंग हो जाती थी, और मर्चेंट उस क्लॉथ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच देते थे। इसीलिए जो लंदन है उसको क्या बोला गया, फिनिशिंग हाउस भी बोलने लगे, फिनिशिंग सेंटर भी उसको बोलने लगे। तुम चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझते चलो कि कैसे कैसे चलते जा रहा है। हम कोई नई पार्ट पे नहीं समझ रहे, हम लोग सिंपली, अभी हम लोग पहले कहाँ थे, हम लोगों ने 14-15 सेंचुरी के आसपास देखा कि वहां पर कैसे होता था। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि सर 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो 18 सेंचुरी के पहले पहले क्या हो रहा था, अभी हम लोग उस पूरे पार्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, पहले अभी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो था वो समझा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज भी हम लोगों ने बोला। अब यहाँ पर कैसे कैसे प्रोडक्शन होता था वो समझा, मर्चेंट्स और जो कंट्री साइड के लोग थे उनके बीच में कैसा रिलेशन था, या टाउन और कंट्री साइड में क्या रिलेशन था, वो चीजें समझी। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम को हम लोगों ने क्या बोला, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम। और इसके थ्रू क्या होता था, कमर्शियल ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज भी क्रिएट हो गया। मतलब अब जो टाउन है वो भी किसके साथ जुड़ गए सर, वो भी कंट्री साइड के साथ जुड़ गए, कंट्री साइड वो भी टाउन पर डिपेंड हो गए, और ये लोग अब माल बना के टाउन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। तो एक अच्छा सिस्टम चलता था कमर्शियल एक्सचेंज का। सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।